ओम जी स्वामी जी, जैसा आपने कल कहा था, आज हम अबरक भस्म के बारे में कुछ बताएंगे और आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स दिखाई दे रहे होंगे जो अस्थमा के बारे में है। कल हम थोड़ा डिस्कस किए थे कि अस्थमा या दमा जो है वो दो टाइप से होता है। एक बाहर से, जो बाहर एलर्जेंस की वजह से होता है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हैं, धूल हैं, जानवरों के बाल हैं, जिनकी वजह से एलर्जी हो जाती है और लंग्स के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं, उससे अस्थमा हो जाता है। और दूसरा इंटरनल अस्थमा है, जिसे आंतरिक अस्थमा भी कहते हैं। वो कोई भी केमिकल जो लंग्स तक पहुंचे डायरेक्टली, जैसे कि सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं, कुछ केमिकल के एक्सपोजर, उसकी वजह से भी अस्थमा हो जाता है। और उसके कॉमन सिम्टम है जो हम कल डिस्कस किए थे कि जो वायु मार्ग है, जो श्वसन नली है, उसका डायमीटर, उसका व्यास वक्त के साथ साथ कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और जो सीने में जकड़न की दिक्कत, सांस चढ़ जाना, वो सब अस्थमा के एक प्राइमरी लक्षण माने जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि इंडिया में या दुनिया में अस्थमा की किस टाइप की इटियोलॉजीज़ हैं, कितने लोगों को होता है, एलर्जीज़ कैसी होती हैं, तो लगभग हमारे देश में 30% के लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में इसके ऐसे एपिसोड्स पड़ते हैं जिसको हम एलर्जी कहते हैं। उन एलर्जी के 30% लोगों में से लगभग 1/3, 10% लोग अस्थमेटिक बन जाते हैं। तो दुनिया की जितने भी अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनका 10 से 11% की पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। और ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स की बीमारी है, ऐसा बच्चों में भी पाया जाता है। लगभग 3 से 30% के बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है। तो एलर्जी और एलर्जिक अस्थमा में थोड़ा अंतर है। एलर्जी एक शुरुआत स्टेज है और एपिसोड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो एलर्जिक अस्थमा बन जाता है। अब एलोपैथिक सिस्टम में स्वामी जी जो इसका इलाज है अस्थमा ये जो का, कल वाली बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये जो अस्थमा, एलर्जी, कफ, कोल्ड, फिर आगे ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइसिस, टीबी, कैंसर, ये एक के बाद ये बीमारियों का एक क्रम है, एक इसका सीक्वेंस है, एक और उसकी एक फैमिली है। ये कुणबा है, कुटुंब है, खानदान है। एक बीमारी आएगी, कहते ना अंधे को नुतो के तो दो साथ में और आएंगे छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। तो बीमारी के साथ में कई चीजें, एक बीमारी के साथ में उसका एक पूरा कुटुंब है, खानदान है। जैसे कोरोना आया तो कोरोना का कुटुंब क्या है? कोरोना आंखें ले गया, आंखों की रोशनी कम हो गई। कान ले गया कोरोना, फेफड़ा ले गया, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ा गया, पेनक्रियाज कर गया, लीवर गड़बड़ कर गया, किडनी गड़बड़ कर गया, पूरे शरीर में स्किन की प्रॉब्लम कर गया। कोरोना से इम्यूनिटी खत्म हो गई, मोटे हो गए, कोरोना से स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई। जिनको कैंसर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज था, वो सब जोड़ों में दर्द था, उसको बढ़ा गया। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष प्रकोपित कर गया और किसी को तो कोरोना ऊपर ही ले गया। अब एक कोरोना क्योंकि नया नया है ना, नया अवतरित हुआ है, नया अवतार है बीमारियों का। तो एक बीमारी 100 बीमारियों का कारण है, एक अस्थमा 100 बीमारियों का कारण है, एक वात रोग 100 बीमारियों का कारण है, एक कफ रोग 100 बीमारियों का कारण है, एक पित्त रोग 100 बीमारियों का कारण है। हम डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को ठीक करते हैं और उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक वैलिडेशन, साइंटिफिक रिसर्च हमारे डॉक्टर अनुराग जी और इनकी पूरी टीम कर रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हाँ, ये भी एक उपचार है और सत्कार भी। चलो करो, अपना अपना अभ्यास करो। एलोपैथिक सिस्टम में अस्थमा के लिए लोग इनहेलर्स देते हैं। हाँ, इनहेलर्स के अंदर जनरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स हैं जो सीधे लंग्स में डिलीवर किए जाते हैं। अब उनका लॉन्ग टर्म यूज से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और लोगों ने उसे अच्छे से रिपोर्ट किया हुआ है। 8 बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो बोन के ऊपर है। जो ओस्टियोपोरोसिस है वो होनी शुरू हो जाती है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत दिन तक इस्तेमाल इनहेलर में थोड़ा तो स्टीरॉइड भी डाल, थोड़ा नहीं, खूब सारा होता है। इनहेलर्स लगभग 90% स्टेरॉइड से ही बने होते हैं। उनका काम ही होता है कि अंदर जाके वो वायु मार्ग को चौड़ा कर दें। अब अगर रोज रोज करेंगे यूज को, उसके साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं, बोन्स में दिक्कत आती है। इमरजेंसी में कभी यूज किया, वो हम भी करते हैं। जैसे यहाँ पेशेंट आते हैं तो इमरजेंसी में हम करते हैं। रोज रोज यूज करना वो आंखों के लिए, वो बोन्स के लिए और दिल के लिए वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। और मूड स्विंग उसकी वजह से काफ़ी होते हैं स्वामी। जो लोग तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब उनका मूड कुछ और होता है और 2 घंटे बाद मूड चेंज हो जाता है। तो वो सब एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे, आपने जैसे कहा था अबरक भस्म के बारे में। तो स्वामी जी मैं नॉर्मल अबरक, उसका पाउडर, सादा भस्म और सहस्त्रपुटी सब लेके आए हूँ आज। ये सहस्त्रपुटी अबरक भस्म किसी के मुंह में चली जाए ना तो अस्थमा वाले कितना ही भयंकर स्टीरॉइड ले रहे हो, इनहेलर ले रहे हो,
थोड़े दिन लगातार स्वासारी गोल्ड तो बताया ही था, ये भी जबरदस्त है, जीवनदायिनी है, संजीवनी। तो स्वामी जी इस पे हमने काम किया और ये देखने का प्रयास किया कि स्वामी जी जो नॉर्मल अभ्रक पाउडर है, जो नॉर्मल अभ्रक भस्म है और सहस्त्रपुटी, इन तीनों में क्या अंतर है। तो ये सादा बाली भस्म है स्वामी जी, ये इसका अभ्रक का पाउडर है और ये सहस्त्रपुटी है। और ये देखा कि जो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है उसका लंग इफेक्ट सबसे अच्छा था स्वामी जी, और सहस्त्रपुटी का सबसे ज्यादा, ये एक कितने पुट से क्या असर होता है उसका भी वैलिडेशन करते हैं स्वामी जी। हमने 7 पुटी भी किया, 100 पुट वाला भी ट्राई किया, 100 पुटी का भी किया, सहस्त्र पुटी का किया। ये सहस्त्र पुटी अभी मिलती नहीं थी। पूज्य मुक्तानंद जी महाराज पता नहीं कितना 8 क्विंटल या कितना बना करके गए, अभी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे रस रसायन विभाग के वो परम अध्यक्ष थे और उन्होंने बच्चों को ट्रेंड किया हुआ है। तो ये कार्यक्रम पहले हम देते नहीं थे, इमरजेंसी में ही रखते थे खाली, क्योंकि वो 2, 4, 5 किलो होती थी। अब हमने जो है क्विंटलों के हिसाब से बना ली है, 5, 8, 7 क्विंटल। अब इसको टनों के हिसाब से बनाएंगे, देश बहुत बड़ा है तो उपलब्ध करा देंगे। तो समझ जी हमने इसका ये भी देखा, ये जो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है ये किस साइज के पार्टिकल हैं, क्योंकि हम भस्म की बात कर रहे हैं। और स्वामी जी ये सब हमने पाया ये नैनो पार्टिकल हैं, इनका साइज एक्चुअली 200 नैनोमीटर से कम है। तो 200 नैनोमीटर से नीचे जो भी साइज होते हैं वो सब नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो ये नैनो फॉर्म की मेडिसिन है, इसलिए दूर तक जाती है और काफ़ी देर तक असर दिखाती है। तो ये पूरा मेथड वैलिडेशन और साइज नापने का काम हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से किया, जो अभी स्क्रीन पर सबको दिख रहा है। ये जो पार्टिकल्स हमें छोटे छोटे, ये सब इसी के पार्टिकल हैं। और ये नॉर्मल अभ्रक से लेके 1000 बार प्रोसेस करने के बाद इसको बनाया गया था स्वामी जी। सूर्य नमस्कार स्वामी जी। फिर इसका हमने क्विकली चेक किया कि जो हमारे लंग्स के सेल्स हैं उन पे कैसे काम करते हैं। पिछली बार हमने बताया था लंग एल्वेलाई के ऊपर, इस बार हम बात कर रहे हैं ब्रोंकस के ऊपर। ऐसे पाइप जो हवा नीचे तक पहुंचाते हैं, उन ब्रोंकस के अंदर सेल्स होते हैं जो आदमियों को। चलो सूर्य नमस्कार करते रहो आप लोग आराम आराम से, नहीं तो योगिक जोगिंग का पहला पोज करो खाली। तो स्वामी जी हमने वहाँ पे LPS एक इंड्यूसर देख के कुछ इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा की और देखा जब हमने सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म दी तो क्या उनके साइटोकाइन रेस्पॉन्स चेंज हुए। और हमने पाया कि सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म ने 2 बड़े बड़े साइटोकाइन जिनका नाम TNF अल्फा और IL-6 है, इन दोनों का कंसंट्रेशन डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया स्वामी जी। और ये हमें आदमियों के सेल्स में दिखा। तो यहाँ से दिखा कि सहस्त्रपुटी बेटर है, शतपुटी थोड़ी सी कम, और जो प्योर अभ्रक भस्म है उसके रेस्पॉन्स बहुत कम थे। तो जो शोधन और मर्दन के जो प्रोसेस हैं वो वास्तव में इन दवाइयों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मर्दनम गुणवर्धनम जो आयुर्वेद में कहा जाता है, सामान्य अभ्रक भस्म जो 10, 15, 20 फुट दे करके तैयार कर देते हैं, शतपुटी और सहस्त्रपुटी, इनकी एक एक चीज की महिमा है। एक ही महिमा। और कितनी देर को योगाभ्यास किया जाता है, कितनी देर किस दवाई को रगड़ा जाता है। तो भस्म को जैसे रगड़ते हैं ऐसे तुमको भी रगड़ते हैं, कपाल भाती अनुलोम विलोम में 1,000 पुटी करवाते हैं। तो 10,000 पुट करवाते हैं हम कपाल भाती की। ये तो वो जो 1000 फुट से फर्क दिखा और हमें दिखा कि वास्तव में ये सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म थोड़ी सी काफ़ी बेटर है और दूसरे नॉर्मल कम पुटी वाले भस्म के मुकाबले। और फिर हमने इसके एनिमल मॉडल तय किए और जैसे कल हम स्वामी जी की थे डिस्कस, ओवा एल्बुमिन के साथ चूहों के अंदर हमने अस्थमा पैदा किया और 30 दिन तक हमने ये वाला काम किया और ये देखा कि जब चूहों को ओवा एल्बुमिन देते हैं तो उनके अंदर अस्थमा के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब हमने सहस्त्रपुटी से ट्रीट किया स्वामी जी, 3 डोज पे ट्रीट किया, ह्यूमन डोज का 1 डोज और 3 गुना नीचे 3 गुना ज़्यादा। और जैसे कल बात किए थे डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड को साथ साथ चलाया और देखा कि अगर आप स्टेरॉयड के साथ कंपैरिजन करें तो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म कैसे बिहेव करती है। और स्वामी जी मुझे कहते हुए बड़ा प्रसन्नता और गर्व भी है कि ये दवा एक्चुअली उस स्टेरॉयड के मुकाबले सुपीरियर पाई गई। लो, स्टेरॉयड से भी बेहतर काम करती है। फिर क्यों खाते हो स्टेरॉयड? ये खाली लंग के लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए, और आर्थराइटिस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ये स्टीराइड का विकल्प है सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, स्टीराइड का विकल्प है करक्यूमिन गोल्ड, स्टीराइड का विकल्प है स्वासारी गोल्ड, स्टीराइड का विकल्प है स्वर्ण वसंत मालती, स्टीराइड का विकल्प है आर्थराइटिस में पेडानिल गोल्ड। ये चीजें खाओ, ये चीज काम करते स्वामी जी। फिर जो मेन मार्कर है जो अस्थमा में लोग नापते हैं, इसको बोलते हैं ईस्नोफिलिया। हमारे ब्लड के अंदर ईस्नोफिल्स का लेवल वो हमने नापा और देखा जब एनिमल्स को अस्थमा हो गया था तो ये लेवल बहुत बढ़ गया था, लगभग 0 से लेके हम 80 गुना तक लेवल बढ़ गया था स्वामी जी
ईस्नोफिल का, और सहस्त्रपुटी अबरक भस्म ने उसे उतार के वापस 10 के लेवल पे ले आए। स्नोफिल्स बहुत लोगों के बड़े रहते, क्या करें, सहस्त्रपुटी अबरक भस्म ले लो। और वो बड़ा अच्छा दिखा स्वामी, और मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स था। ईस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, इन सब का कंसंट्रेशन जो इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ता है वो सब इस औषधि ने कम किया था। और उसके बाद स्वामी जी हमने इनके एनिमल के लंग्स को हार्वेस्ट किया, और आप जैसे कहते हैं वो आलू के बारीक बारीक चिप्स भी काटे, और ये सारे जीवों को दवाइयां खिला के जो लोग आरोप लगाते हैं ना झूठे कि आयुर्वेद की भस्म खाने से लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन पर गलत प्रभाव पड़ता है, हम उनके 22 अंग काटते हैं, 22 अंग, और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। एक एक अंग, उनके बाल से लेकर के, उनके नाखून से लेकर के, उनकी चमड़ी से लेकर, उनकी हड्डी से लेकर के, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आंख, नाक, कान, गला, सब काट काट करके चिप्स। इसमें बड़ी क्रूरता करते हैं ये डॉक्टर लोग, उसको पूरा काटते हैं, उसको कहते हैं सैक्रिफाइस, बलि। वैसे मैं बलि प्रथा का विरोधी हूँ, जो भगवान के नाम पर बलि देते हैं, लेकिन इंसान को बचाने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग और SOP बना रखे। आपको जानवरों को ऐसे आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। एनिमल हाउस हमारे यहाँ पर है, उसके सेक्रीफाइस करने के भी तौर तरीके, उस तरह से सेक्रीफाइस करके सारे 22 के 22 अंग देखे। क्या मिला जी? और स्वामी हमने पहले देखा लंग्स के अंदर, चूंकि अस्थमा हमारी जो है डिजीज में पाया कि लंग्स के अंदर सूजन थी, उनमें बलगम भरा हुआ था, और चारों तरफ बहुत मोटे मोटे कोलेजन फाइबर थे, जिसकी वजह से लंग्स टाइट हो गए थे। उन कंडीशंस में जब ऐसे एनिमल जिनको सहस्त्रपुटी अबरक भस्म दिए थे स्वामी जी, वो सब रिकवरी देखने शुरू हो गए थे, और वो सिर्फ एक टिश्यू के लेवल पे नहीं था, लंग्स के सेल्स के लेवल पे वो हमें फाइंडिंग मिली थी स्वामी जी। तो ये दिख रहा कि पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक प्रोसेस सहस्त्रपुटी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज किया था। और इसमें भी हमने स्टेरॉइड साथ साथ ट्राई किए थे, डेक्सामेथासोन, उसके रिस्पॉन्स और सहस्त्रपुटी अबरक भस्म के रिस्पॉन्स बिल्कुल कंपेरेबल थे और नॉन इन्फीरियर थे। मतलब वो एक सिमिलर टाइप की फाइंडिंग हमने स्वामी जी पाई थी। ऐसा हमने लंग्स में देखा, और जैसा आपने बताया, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हमने स्वामी जी देखा इनके लिवर के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर कैसी भी टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व नहीं हुई थी, कोई टॉक्सिक नहीं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं, और कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं था। लोग बोलते हैं कि ये जाके शरीर में शायद जमा हो जाएगा। हमने ब्लड के अंदर देखा कि सिलिका का लेवल कितना है स्वामी जी, वो अनडिटेक्टेबल था। बॉडी ने ऐसे प्रोसेस किया था कि कुछ था ही नहीं, तो दवाई ने अपना काम किया, जमा हो जाएगा। वो हैवी मेटल, ये मिनरल, इनके ये साइड इफेक्ट डरा रखा है झूठ बोल बोल करके, और अपने उनके भयंकर साइड इफेक्ट उनको छुपा रखा है। तो वो तो है स्वामी। फिर हमने वो देखा कि ऐसा कुछ पाया नहीं, जबकि जो डिजीज मॉडिफाइंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी ऐसी थी जो हमें उम्मीद से बाहर की थी, कि डिजीज रिस्पॉन्स बड़ा अच्छे से आए थे, पर साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं अब थे। इसका निष्कर्ष बता दो, फिर एक डांसर बैठी है बहुत देर से सज धज की इधर। ओके स्वामी जी, तो अब ये बस फिर बाकी कल करेंगे, बस कल पूरा समय देंगे। एक स्लाइड और स्वामी जी, बस कि हमने RNA लेवल पे देखा कि जीन एक्सप्रेशन भी इसने मॉडिफाई किए थे, जीन को मॉडिफाई किया, प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया, सेल्स को मॉडिफाई किया, और ऑर्गन सिस्टम को मॉडिफाई किया। तो शुरुआत से लेकर स्वामी जी जीन से लेकर के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक पूरे शरीर को अच्छा करती है। ये है बड़ी बात। ये पूरी हमारी शरीर एक बहुत बड़ा घटक है, कई छोटे छोटे घटकों का एक समूह है। तो वो स्वामी जी हमने देखा। और जो साइटोकाइंस की हम बात करते हैं हर बार, इन एनिमल्स में भी ऐसे स्पेसिफिक साइटोकाइन जिनको प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन कहते हैं, जिससे सूजन बढ़ती है, उनका लेवल भी इसी ड्रग ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया स्वामी जी। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कमी। और स्वामी जी लास्ट बात है कि इसको हमने पब्लिश किया जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन रिसर्च। इन्फ्लेमेशन रिसर्च पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी जर्नल है, उसमें रिसर्च, उसमें ये पब्लिश है स्वामी जी। और ये मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल, लोग उसको फॉलो करते हैं। जनरली मेडिकल साइंस की रिसर्च में पब्लिश होती है। आयुर्वेदा की शायद पहली रिसर्च थी जो इस टाइप में पब्लिश हुई है। एलोपैथी वाले रिसर्च जर्नल्स में छपवाते हैं हम, जो एलोपैथी की छापते। आयुर्वेद को तो दवाई ही नहीं मानते थे वो, फूड सप्लीमेंट और पता नहीं ऐसी बकवास कह करके, ऐसे हब्स हैं खाने पीने की चीजें, इनमें कुछ। स्वामी जी हमको एक्चुअली शुरू में बहुत पुश एंड पुल हुआ था, एडिटर्स को टाइम लग रहा था कि भाई आप बताइए कैसे कर रहे हैं और क्या हो रहा है। स्वामी जी आपके आशीर्वाद से, आचार्य जी की प्रेरणा से हम वहाँ तक पहुँचे, और अब हमारे स्वामी जी बहुत सारे पेपर्स हैं, और सिर्फ ऐसा काम मैं पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से देखता हूँ।